Guys. Uh, Hello guys, this is the Cortex Medicine 2.0 and I'm your host the Buggle Dog. Today we will read about HOCM. I think what I will say कि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मुझे टॉपिक का नाम लास्ट में बोलना चाहिए तो from the next videos I will give the heading in the last part of the page. So just imagine a 25-year-old female or male comes in your OPD with complaint of palpitation syncope and fear that he will die like his elder brother in his 20s. सिंपल मतलब ये है कि 25-year-old मेल कम आपकी ओपीडी के अंदर आया। इसको क्या कंप्लेंट थी? पाल्पिटेशन की और सिनकोप का एक एपिसोड आया और उसको डर था कि वो अपने एल्डर ब्रदर की जैसे एल्डर ब्रदर 20 जो कि पहले 20 ईयर का था या सिंपल लिख सकते हैं आपकी जो कि पहले 30 का था, उसकी डेथ हो गई थी, उसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाएगी। तो डिग डाउन करेंगे आप तो आप क्या देखेंगे कि जब पेशेंट की मरमर आ रही है, ही हैज़ एक्जस्टनल डिस्निया, उसको कभी कभी चेस्ट पेन की कंप्लेंट रहती है, ऑल्सो हैज़ वन एपिसोड ऑफ सिनकोप। अब यहाँ पे आपको जो सबसे पहला डाउट आता है यहाँ पे, तो आप ये डिफरेंशिएट करेंगे कि ऐसा तो नहीं है ये जो मेल है ये आपके पास में कोई लीव एप्लीकेशन देने है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि ये पेशेंट लॉन्ग टाइम से जिम में जा रहा है और इस पेशेंट का हार्ट एथलीट हार्ट है। तो टू रूल आउट दिस आप हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री क्या देता है वो पेशेंट, ही और शी इज गिविंग टेलिंग दैट बहुत लंबे टाइम से मैं क्या कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, ये बहुत लंबे टाइम से मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं आज वापस मैंने अपने आप को एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर किया बिकॉज जब लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज की थी कि मुझे पहले भी किनको का एपिसोड आया था। व्हाट दिस मीन कि पेशेंट ने 2 और 3 ईयर से कोई एक्सरसाइज नहीं की है, मीन्स यदि वो एक्सरसाइज 2 या 3 साल से एक्सरसाइज करता कंटिन्यूसली तो सिनको होता, मीन्स कि ही इज फेकिंग द थिंग। तो इसका मतलब ये है कि एथलीट हर्ट, व्हाट इज एथलीट हर्ट, इट रिग्रेट्स द सीजेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे दोनों में कंफ्यूजन है, बट इट इज अकम्पनीड बाई सुपर नॉर्मल एक्सरसाइज कैपेसिटी। जो ये वाले पेशेंट जो एचओसीएम वाले नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी होगी, ऑलमोस्ट मेरी जो कैपेसिटी है उसका 10%, या अदर की कैपेसिटी के कंपेरिजन में मैं 10% एक्सरसाइज करता हूँ तो भी मुझे क्या हो जाता है, डिस्नी होने लग जाता है। इफ यू सी द एथलीट हार्ट विल हैव माइल्ड वेंट्रिकुलर डायलेटेशन एंड नॉर्मल डायस्टोलिक फंक्शन। इन पेशेंट के अंदर व्हेन यू कंफ्यूज बाय दिस एथलीट्स हार्ट या पेशेंट को एचओसीएम है, यू विल डू दी गोल्ड स्टैंडर्ड 2D को। अब बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट में आपने ईसीजी कराई, यू विल सी कि V1 टू V6 के अंदर टी वेव इन्वर्जन है एंड देयर इज अ पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। सेकेंड एवीएफ के अंदर जो लोअर जो लेफ्ट साइड की एडीज के अंदर क्या है, टी वेव इन्वर्जन है। यू विल समवट डाउट कि पेशेंट क्या है। देन इफ यू लिसन मरमर आप रखेंगे, जब उसके स्टेथ को रखेंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट को सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर आ रही है, जो कि क्या हो रही है, लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर पे आ रही है। और इफ यू सी द फिजिकल फाइंडिंग आप कैपेसिटी फॉर पल्स फील करेंगे तो इट विल पल्सेस दिस वेरिएंस एंड आई लिटरली फील दिस। यहाँ पे परकशन वेव और टाइडल वेव आती है, मीन्स डबल अपाइकल डबल पल्स दिखेगी कैरोटिड के अंदर। सिस्टोलिक डबल आएगी और फिर डायस्टोलिक सिस्टोलिक डबल आएगी नॉर्मली। इसका अदर एग्जांपल है फिजिकल फाइंडिंग पल्सेस डिस्फेरेंस का, ए आर और ए आर प्लस एस। एक्चुअली पल्सेस डिस्फेरेंस आती क्या है, इसका कॉज यू विल नो इन सम टाइम। मरमर इंक्रीज होगा जैसे ही ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाएगा। ग्रेडियंट कब इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम कम होगा, फ्लो वॉल्यूम। देखो ये सिंपल है, लाइन टू लाइन। अब समझते हैं मेन चीज, देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल है सिंपल, और इसका सेप्टल की हाइपोट्रॉफी हो गई यहाँ पर। इफ सेप्टल इज हाइपोट्रॉफिड, लेफ्ट वेंट्रिकल का ये वाला जो एरिया है ये हो गया डिक्रीज हो गया। मीन जब भी ये क्या हो गया, डायनेमिक एलवीओटी एब्स्ट्रक्ट। डायनेमिक मीन इट विल डिपेंड किस पे, एक तो मिट्रल जो वॉल्व है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायनेमिक इसका चेंज होगा। सेकंड थिंग है, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इजेक्शन करेगा बहुत स्पीड से। जब कोई भी चीज़ बहुत स्पीड से करती है तो यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव प्रेशर होगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव प्रेशर अराइज होगा। ये नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा, पुल करेगा इसको, ये क्या है इसका एंटीरियर वॉल्व है, किसका, मिट्रल वॉल, एंटीरियर वॉल को अपनी तरफ पुश करेगा। इसे हमने क्या बोला, सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ द मिट्रल वॉल। इससे क्या होगा, जब पहले एक बार जो पुश किया एकदम से सडन ब्लड फ्लो क्या होगा, रुकेगा। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, फिर सडन ब्लड फ्लो रुका, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल ने फिर से अपना प्रेशर लगाया, एंड देन इन द सेम सिस्टोल एक पीक आई, एंड देन इट विल डू लाइक दिस। तो यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब है कि सिस्टोल के अंदर डबल पीक आई, पहली बात। एंड बिकॉज इट इज अकरिंग इन व्हेन इट इज हार्ट इज पंपिंग, सिंपल हार्ट इज इन सिस्टोल। तो यहाँ पे मर्मर कौन सी आई सर,
सिस्टोलिक मरमर आएगी। और ये कब हो रहा है? जब इजेक्शन कर रहा है, ब्लड इज गोइंग आउट, तो इट इज नोन एज इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। और यहाँ पे क्या हो रहा है? समथिंग ऑब्स्ट्रक्शन, तो इट विल बी हार्श। तो यहाँ पे कौन सी मरमर आई? इट इज सर हार्श इजेक्शन, क्योंकि इजेक्शन फेज के अंदर हो रहा है। इजेक्शन मीन्स व्हेन द ब्लड इज गोइंग आउट and the phase of systole. So this murmur is ejection systolic murmur and the sound is like the harsh sound. First one, why there is double P? I told you. अब सेकंड पॉइंट आई, यहाँ पे जब ये मिट्रल वॉल इस तरफ आया, सिंपल किस तरफ आया? एंट्री मोशन हुआ, तो ये जो स्पेस हुआ, ये जो ओपन हुआ लेफ्ट ये वाला यहाँ पे, तो इस वाले यहाँ से भी ब्लड जा रहा है, वापस रिटर्न हो रहा है। तो ये जो ब्लड जा रहा है ये किस तरफ जा रहा है? इस तरफ। इस तरफ मीन्स यहाँ पे नॉर्मली यदि हार्ट देखा जाए तो ये एक्सिला की साइड है, तो ये मिट्रल, तो इसका किस तरफ जा रहा है? पोस्टीरियर की साइड, पोस्टीरियर की तरफ जा रहा है यहाँ पे ब्लड स्पीड से। तो इस तरफ भी एक मरमर आएगी, वो मरमर किस तरफ कैसे सुनाई देगी आपको? एक्सिला की तरफ। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि aortic stenosis की मरमर है वो भी क्या होती है? इस तरह की होती है, सिस्टोलिक पेन सिस्टोलिक मरमर रहेगी ऐसे। तो उसमें आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सेम, aortic सिस्टोलिक मरमर कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे रेडिएट करेगी? aorta की तरफ। aorta मीन्स ऊपर की तरफ, पेरियोटिड की तरफ। जबकि इसकी मरमर, किसकी मरमर बात कर रहे हैं? जिसकी HOCM की, HCM की मरमर किस तरफ रेडिएट करेगी? टुवर्ड द एक्सिला इफ द सिस्टोलिक एंट्री मोशन इज प्रेजेंट ऑफ द मिट्रल वॉल। सेकेंड चीज मैंने बोली, अब सिंपल मतलब क्या है? अब देखिए यदि इसका एरिया ज़्यादा है, इफ द ब्लड इज मोर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इससे क्या होगा कि जो ये वाला एरिया है यहाँ से क्या होगा? ब्लड इजीली ज़्यादा जाएगा। ब्लड ज़्यादा लाएगा तो सिस्टोलिक जो एंट्री वॉल है इसका जो मूवमेंट है, इसका जो पास आने की टेंडेंसी है वो कम होगी। ठीक है। इफ द वॉल्यूम इज लेस, यदि ब्लड के अंदर, यदि हार्ट के अंदर ब्लड क्या है, हार्ट के अंदर क्या है? ब्लड क्या है? कम है। सिंपल, यदि यहाँ पर कैपेसिटी इसकी हार्ट की कम हो गई तो इट इज मोर चांस कि जो वॉल्व है उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे यदि ब्लड ज़्यादा है तो यहाँ से ब्लड ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ से कॉपटेशन होने के चांस या पास आने के चांसेस कम है। यदि ब्लड क्या है? कम है, तो इट इज मोर इजी फॉर द मिट्रल वॉल टू कम क्लोजर एंड ऑब्स्ट्रक्ट द थिंग। तो सिंपल ये मतलब है कि ग्रेडियंट यदि बढ़ रहा है दो वॉल के बीच में, इसके बीच में ग्रेडियंट बढ़ रहा है दो वॉल के बीच में, या फिर सिंपल कहें कि यदि वॉल्यूम कम आ रहा है किसके अंदर? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। यदि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वॉल्यूम कम आ रहा है मीन्स ग्रेडियंट कम है, ग्रेडियंट ज़्यादा है, मतलब दो की वॉल्यूम कम है, ग्रेडियंट ज़्यादा है। जैसे ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, पास आने के चांसेस या कम क्लोजर, मतलब सिंपल कहने जाए कि जो ये वाला जो वॉल्व है इसके पास आने के चांस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, तो मर्वल विल बी increase. So in all condition, like condition of low preload such as dehydration or low afterload such as arterial vasodilation may lead to transit hypotension and near syncope. And इन सब कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगी? मरमर होने के चांस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सिंपल क्या बोला कि स्मॉलर द चैम्बर साइज एंड इंक्रीज कॉन्ट्रिक्टली एग्जिबिट द सीवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों? क्योंकि पास आने के चांस है, द चांस ऑफ कम क्लोजर ऑफ द मिट्रल वॉल विल बी मोर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मरमर का पॉइंट क्लियर हो गया है यहाँ पे। ये पल्सेस डिस्टर्बेंस का क्लियर हो गया। डबल अपाइकल इम्पल्स होती है ये, सिंपल क्योंकि दो बार बीट करेगा इसलिए। एक अदर जिसमें यहाँ पे पल्सेस डिस्टर्बेंस मिल सकती है वो है AR एंड AR प्लस AS के अंदर। आई एक्सप्लेन सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर। ये अब देखिए इस तरफ क्या है? टी वेव इन्वर्जन, आर वेव पुअर प्रोग्रेशन है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है? लेटरल की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, दैट्स वाई सेप्टल सेप्टम प्लस V2 से V6 की तरफ क्या हो रहा है? ज़्यादा। इफ़ यू सी माई दी ECG लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड कि इनके वेक्टर क्या होंगे? इस तरफ जाएंगे लेफ्ट वॉल के, इसलिए क्या हो जाए? V1 टू V6 के अंदर टी वेव इन्वर्जन मिल रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, मैंने बता दिया डाइक्रोटिक पल्स है कि इसका DD होता है, जिसमें क्या होगा कि पेरीफेरी के अंदर मिलेगी नॉर्मली। हमने क्या पढ़ा? पल्स डिसपेरेंस वो मिलेगी किसके अंदर? पेरिफेरी के अंदर। बट द डाइक्रोटिक पल्स इस कहाँ पे मिलेगी? पेरीफेरी, जहाँ पे लो आउटपुट स्टेट होती है नॉर्मली वहाँ पे मिलती है। इन पेशेंट के अंदर जीन कौन सी मिलती है सर? एक तो होती है मायोसिन चेन, ये जो मायोसिन हेवी चेन है उसकी, और एक है मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन C3 है। ये सब क्या करते हैं? एनकोड करते हैं थिक मायोफिलामेंट को, मायोसिन को, और उसके अंदर कॉमन क्या है? MYBPC3। यहाँ पे इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का सिंपल मतलब ये है कि यदि जीन प्रेजेंट है फिर भी सिम्टम प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। सिंपल मीन बोला जाए तो कि जीनोटाइप इज प्रेजेंट बट द फिनोटाइप इज नॉट। और यहाँ पे क्या है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के रूप में प्रेजेंट करता है। इट इज अ मोस्ट कॉमन जेनेटिकली प्रेजेंट होती है वो है जेनेटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये है। SCD प्रेजेंट होएगा, हिस्ट्री ऑफ। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब सर ट्रीट कैसे करना है? देखो
एक पेशेंट आया, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी यू सस्पेक्टेड, देखना है कि इन ऑल पेशेंट यू हैव टू इवैल्यूएट रिस्क फॉर द सडन डेथ। उसके लिए उन्हें क्राइटेरिया दिया है, यदि इफ देयर इज हाई रिस्क यू हैव टू कंसीडर द आईसीडी। अब देखो आईसीडी कंसीडर का चांसेस किस के पेशेंट के अंदर है, वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या। If the LVS size is more than 30 ml, if the patient have history of sudden cardiac death in the family, if there is history of cardiac arrest, if there is patient have sustained VT, if there is a abnormal Holter report or there is a unexplained syncope, then this is the indication of placing the ICD। इसके अलावा भी कई सारे इंडिकेशन आईसीडी प्लेसमेंट के, और लो है तो आपको फॉलो अप करना है सीरियल एवोल्यूशन के। यदि पेशेंट सिम्टोमेटिकली आया आपके पास में, आप देखेंगे कि एविडेंस है या फ्लूइड एविडेंस का रिटेंशन का नहीं है। यदि एविडेंस है फ्लूइड रिटेंशन का, यू हैव टू यूज द डाययूरेटिक विद द कॉशन, क्योंकि हाइपोवोलेमिया देना है। यदि पेशेंट हाइपोवोलेमिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्सन हो जाएगा, पर्टिकुलरली इन प्रेजेंस ऑफ आउटफ्लो ग्रेडियंट। अब आपको देखना है कि चलो फ्लूइड रिटेंशन क्लियर हो गया है, नहीं, आपको लगना है कि फ्लूइड रिटेंशन के अलावा पेशेंट्स आल्सो है सिम्टम्स, यू हैव टू गिव दी टाइट्रेट दी बीटा विथ द बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देखो बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे, हार्ट रेट जैसे कम होगा डायस्टोलिक फीलिंग क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, डायस्टोलिक फीलिंग इंप्रूव होगी तो इंजेक्शन अच्छा जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे इसके अंदर, आप प्रोपेनोल देंगे 2 mg पर किलोग्राम और मैक्सिमम डोज है कितनी 480 मिलीग्राम, या फिर आप किसी भी एल टाइप का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को वीरापामिल को यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट का अभी भी परसिस्टेंट सिम्टम है, अभी भी इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो यू हैव टू सी द आउटपुट ग्रेडियंट। इफ इट इज यस इट इज मोर, देन आपको नीड लगे मेवाकाम्टेन, मावाकाम्टेन और एफिकाम्टेन, ये है, ये कार्डियन मायोसिन इनहिबिट होती है। बट अब देखिए मायोसिन इनहिबिटर है मींस कॉन्ट्रैक्टिलिटी अफेक्टेड होगी, तो उसका साइड इफेक्ट है कि इट कैन डू लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन को ट्रांजिटली कम कर सकती है, तो यू हैव टू मॉनिटर द साइड इफेक्ट बाय द 2D को। अभी भी रिफ्रैक्टरी सीवियर सिम्टम, आपने मेवाकाम्टेन या डाई आइसोपिरामिड दे दिया, फिर भी रिफ्रैक्टरी सिम्टम, यू हैव टू कंसीडर द प्रोसीजर बाय द सेप्टल एब्लेशन और सेप्टल माइग्मेक्टोमी। इनको कोई प्रूवन बेनिफिट नहीं है, आप कुछ भी चूज करते हैं, ऑल डिपेंड ऑन द एज। अब आप देखेंगे कि आउटफ्लो ग्रेडियंट नहीं है, पेशेंट को सिम्टम है, इसके बाद भी आउटफ्लो ग्रेडियंट नहीं है, तो क्या दिक्कत है, यू हैव टू रिवैल्यूएट द कॉज, एविडेंस ऑफ सीवियर प्रोग्रेसिव एलवी डिसफंक्शन एंड रिवैल्यूएट द कॉज ऑफ सिम्टम। यस, इफ पेशेंट को एविडेंस ऑफ सीवियर प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन है, तो आपको क्या करना है, रेयरली क्या करना है, कंसीडर करना है कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन को। इफ देयर इज नो आउटफ्लो ग्रेडियंट एंड स्टिल पेशेंट हैव सीवियर प्रोग्रेसिव एलवी डिसफंक्शन। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक हमारे पास में एक लेडी आई थी ऑलमोस्ट अराउंड 60 ईयर एज की, एंड व्हेन वो पेशेंट ऑलरेडी नॉन केस थी किसकी, एचओसीएम की, शी वाज ऑन दी प्रोपेनोल व्हेन दी एग्जामिन, उसका बीटा ब्लॉकर भी बहुत अच्छी डोज पे चल रहा था, स्टिल शी हैव द परसिस्टेंट सिस्टम व्हेन वी टुक द आउटफ्लो ग्रेडियंट, वहाँ पे आउटफ्लो ग्रेडियंट जो पहले 70 के अराउंड था वो 55 पे आ गया था, मीन द आउटफ्लो ग्रेडियंट रिड्यूस। हमने सोचा कि पेशेंट को हो क्या रहा है, देन वी डिग डाउन लिटिल बिट डीपर एंड शी हैव आल्सो हैव कंप्लेंट्स ऑफ फीवर, देन वी टुक दी एचआरसीटी करवाया और एचआरसीटी के अंदर अच्छा खासा न्यूमोनिया था। तो सिंपली मतलब क्या बोला मैंने कि इफ देयर इज एविडेंस ऑफ सीवियर प्रोग्रेसिव एलवी डिसफंक्शन नहीं है, प्रोग्रेसिव सीवियर एलवी डिसफंक्शन का कॉज नहीं मिला हमें, तो हमें क्या कंसिडर किया कि कुछ और ईटियोलॉजी और कंसिडर रिवैल्यूएट किया हमने कॉज ऑफ सिम्टम को, और पता लगा कि पेशेंट को एचसीएम के साथ में हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के साथ में क्या सिम्टम है, न्यूमोनिया का फीचर है। इस कारण पेशेंट क्या कर रही है, टेकीकार्डिया ज़्यादा हो रहा है, ये सब फीचर उसको ज़्यादा प्रमोट करना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि निमोनिया का पार्ट भी है और हार्ट फेलियर का पार्ट भी है, पेशेंट को एविडेंस ऑफ फ्लूइड रिटेंशन भी लिटिल बिट था। एक यहाँ पे चीज़ मैंने बोली कि एचओसीएम हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी इज अ टर्म दैट इज ओल्ड टर्म, ऑल टर्म यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन पार्ट है इसको हटा दिया, क्योंकि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी कैन बी प्रेजेंटेड विद द ऑब्स्ट्रक्शन एंड विदाउट द ऑब्स्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई दे रिमूव दिस। यहाँ पे मैं बोला इन पेशेंट के अंदर वेंट्रिकुलर टैकिर्दमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पेशेंट कैन ऑल्सो हैव एट्रियल फिब्रिलेशन, यू हैव टू प्रोहिबिट द विग्रस एक्सरसाइज। ये पहले था, जो हिस्टोरिक था, जैसा बोला जाता था कि इफ द पेशेंट हैव एचसीएम तो आपको क्या करनी है, विग्रस एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। बट रिसेंटली देयर इज नो स्टडी, द नो रिलेशन बिटवीन एक्सर्शन and ventricular arrhythmia in the hypertrophic cardiomyopathy patient. It empowering the patient and provider to make shared decision about the exercise. अब इन्होंने बोला कि आपको रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कैसे करना है, टू चूज इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर एंड दीज आर सम ऑफ द नेबरहुड फैक्टर्स, इनको फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ मैंने बता दिया, हिस्ट्री ऑफ कार्डियक अरेस्ट है या स्पॉन्टेनियस सस्टेन्ड बीटी है, सिनकोप की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर अपाइकल एन्यूरिज्म है, एलवी थिकनेस मोर देन 30 mm है, या लेफ्ट वेंट्रिकुलर लेस देन 50% है, ये सब क्या है। इसके अलावा एक यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है, इसको यूज करके भी आप दे सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स
जो आपको बताएगी कि आपको इम्प्लांटेबल कार्डियो आईसीडी प्लेस करना ही है, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर यूज़ करना नहीं करना है। सेकंड, आपको वो ड्रग अवॉइड करनी है जो कि क्या करती है, कार्डियक कॉन्फ्लिक्ट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। एंड द ड्रग इज डिजॉक्सिन। तो नॉर्मली इन पेशेंट के अंदर यू हैव टू अवॉइड द डिजॉक्सिन, बिकॉज यदि कार्डियक कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ेगी पेशेंट की, तो पेशेंट को होगा सिम्टम वर्सन होंगे। So these are the important points for the HOCM. I hope you clear. तो सिंपल एक पेशेंट अराउंड नॉर्मली दीज जो प्रेजेंटेशन इन पेशेंट की वो 40 ईयर के अराउंड रहती है। तो सिंपल, आई थिंक मैंने इजी कर दिया टॉपिक को। काइंडली सॉल्व द क्वेश्चन एंड आई विल पुट more question in my Cortex Medicine Telegram channel. Thank you. Keep following, keep sharing.